चलिए आज शुरू करते हैं मीटर ब्रिज। जैसे पहले बात हो रही थी कि मीटर ब्रिज जो है वो वेटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है। मतलब ये जो डिवाइस है वो वेटस्टोन ब्रिज पर बेस है। अब फिगर एनसीईआरटी में है, उसी फिगर से ही डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए आप लोग फिगर अपने एनसीईआरटी में, ये फिगर, ये देखिए, ये इस तरह से, ये ए से एक एल शेप, अंग्रेजी का अक्षर एल जैसे बना होता है उस तरह से एक स्ट्रिप जुड़ी होती है। इधर सी से एक स्ट्रिप जुड़ी होती है, बीच में कुछ गैप रखा जाता है, फिर एक सीधे स्ट्रिप होती है। और ए और सी, ये जो आपको दो पॉइंट नजर आ रहे हैं, इनके बीच में जो सीधी लाइन है, ये 1 मीटर लंबा वायर है जो मैंगनीन का होता है। मैंगनीन इज एन एलॉय और ये 1 मीटर की स्केल होती है। ए और सी एनसीईआरटी में ध्यान से देखिए पॉइंट है जिसके बीच में ये बैटरी आपने जोड़ी हुई है, ये की है। ये एस है वो अननोन वायर जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है। ये आर है एक वायर जिसे रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालते हैं। ये बी से देखिए एक वायर बनाया, गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है और ये डी है। गैल्वेनोमीटर का इसमें नल डिफ्लेक्शन हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। इसकी शुरुआत ऐसे होगी कि ये अपैरेटस आपको सेट किया हुआ मिलेगा लैब में। ये अपने इस साल के कोर्स में प्रैक्टिकल में भी है। आपको ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये देखिए अपने एनसीईआरटी में इसको जॉकी बोलते हैं। और यहाँ ए से लगाते हैं और सरकाते हुए लाते हैं। सरकाना मतलब होता है स्लाइड वायर, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है स्लाइड वायर। और वो पॉइंट देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन ना हो। शुरुआत ऐसे करेंगे, जब ये जॉकी जो दिखाई पड़ रही है इसे ए पर रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में बाईं ओर डिफ्लेक्शन होगा, और जब सी पर रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में दाईं ओर डिफ्लेक्शन होगा। तो ए से सरकाते हुए लाते हैं, वो पॉइंट नोट करते हैं। तो ये एडी की लेंथ जो है हम मीटर स्केल से नाप लेते हैं। ये एल यहाँ दिखाई गई है। पूरा वायर 1 मीटर लंबा है यानी 100 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ डीसी हो गया 100 - n। अब आपको बैलेंस ब्रिज कंडीशन देखिए, बैलेंस ब्रिज कंडीशन आपको क्या बताई गई थी, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। और आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो एडी पोर्शन आप देख रहे हो अपने एनसीईआरटी में, एडी, इसका रेजिस्टेंस P माना जाएगा, और ये जो डीसी पोर्शन है इसका रेजिस्टेंस Q। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 - L। तो P बाई Q क्या हो जाएगा, L अपॉन 100 - L। R बाई S मौजूद ही है, तो R की वैल्यू पता है S। ये कुछ इस तरह से देखिए, ये P बाई Q रेजिस्टेंस ऑफ AD, और ये इन्होंने L लेंथ दिया है, R बाई S बराबर P बाई Q। तो P बाई Q की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे। तो इस तरह से हमारा आपका ये मीटर ब्रिज है। और आज सुबह भी जब इस पर चर्चा हुई थी तो आप लोगों ने इसे देखा ही था। एस जो है फिगर में एनसीईआरटी देखिएगा, एस जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, उसी की वैल्यू निकाली जाती है। इस पर बेस 3 एक्सपेरिमेंट हैं, तीनों हैं कोर्स में। कोई क्वेश्चन किसी का हो तो पूछे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? बताइए, कुछ भी पूछो, क्योंकि 11 बजे जब पढ़ाया था कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बता रहे हैं, फिगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें देखिए किन दो चीजों पे हमें ध्यान देना है। हमको एक व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ध्यान देना है,
वेट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो है वो P/Q/R/S, बैलेंस ब्रिज कंडीशन जो पिछले टर्न पे चर्चा हो रही थी वो, और दूसरा जो 10th में आप लोग पढ़ के आए हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। ये दो चीजें ध्यान देनी है। तो ये एक डिवाइस है, तो जब भी कोई डिवाइस पढ़ी जाती है तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वो डिवाइस किस पर बेस्ड है, यानी वो उस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है। तो पहली चीज तो ये समझिए कि ये डिवाइस जिसका नाम आज मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का दूसरा नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। स्लाइड वायर मतलब ये होता है कि जो एनसीईआरटी में आप देख रहे होगे एसी, एसी जो वायर है, एसी जो वायर है उसको स्लाइड कराते हुए लाते हैं, सरकाते हुए लाते हैं, इसलिए इसे स्लाइड वायर है। अब पहली चीज ये किस पर बेस है? इट इज ए डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन वेट स्टोन ब्रिज। क्या किया जाता है? इट इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मान लीजिए हमें कोई ऐसा वायर दिया जाए जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, तो हम उस वायर का रेजिस्टेंस इस इंस्ट्रूमेंट यानी मीटर ब्रिज से कर सकते हैं। तो दो चीजें क्लियर हो गई। पहला है ये इंस्ट्रूमेंट किस पर बेस्ड है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो वेट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। दूसरा है इसका काम क्या है, इसका काम है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता करना। तीसरा जो स्टेप होता है वो कंस्ट्रक्शन का होता है, और कंस्ट्रक्शन में आपको फिगर बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे फिगर, इस फिगर को आज 2 बार 3 बार बनाइएगा तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एनसीईआरटी में आप लोग देखिएगा कि इसमें मैं आपके सामने एनसीईआरटी ले आ रहा हूँ। ये देखिए ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में यही फिगर बना हुआ है जो आपके सामने समय स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये देखिए ए बी सी डी ये 4 पॉइंट है, मीटर स्केल दिखाई पड़ रही है। ए से डी की बीच की लेंथ एल है और डी से सी को 100 - एल दिखाया गया है। ये जो कॉपर स्ट्रिप, ये जो मुड़ी हुई पट्टियां हैं, ये देखिए फिगर में मैं पेन से, ये एल शेप में है, इधर भी ये एल शेप में है, ये बीच में खाली स्थान है, यहाँ पे ये आर वैल्यू है, ये इधर एस, एस मतलब वायर जोड़ दिया, ये वही वायर है जिसकी वैल्यू निकालनी है, और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ है ये वैल्यू हमें पता हो जाएगी। बी से देखिए वायर से गैल्वेनोमीटर, ये जी मतलब गैल्वेनोमीटर होता है, और ये तीर दिखाई पड़ रहा है, इसे जॉकी बोलते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए और सी के बीच में एक वायर बंधा हुआ है, ये वायर जो है, इस पर पेन देख रहे हो आप लोग, ये वायर जो है ये किसी एलॉय का है। एलॉय मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो ये कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का है। ये ए, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, इधर सी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। ये के है, मतलब कि जब ये ऑन रहेगी तो आपका सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग क्या है? वर्किंग ए से पहले ए पर टच कराते हैं तो डिफ्लेक्शन बाईं ओर होगा, सी पर टच कराते हैं तो डिफ्लेक्शन दाईं ओर होगा। अगर ये डिफ्लेक्शन बाएं दाएं ना हो तो ये समझ लीजिए कि आपका सर्किट भी सही नहीं है। और ए से स्टार्ट करते हैं और ऐसे सरकाते हैं, इसे मैं पेन स्लाइड करा रहा हूँ, वो पॉइंट नोट करते हैं जहां पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। मान लीजिए वो डी है, तो ये मीटर स्केल दी हुई एडी की लेंथ L1 पड़ी जाएगी, डीसी की लेंथ 100 - L1 पड़ी जाएगी। अब एडी का रेजिस्टेंस P माना जाता है और डीसी का रेजिस्टेंस Q माना जाता है। हर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 - L1। तो इस तरह से बैलेंस ब्रिज कंडीशन जो है हमारी P/Q इक्वल टू R/S। तो P/Q की वैल्यू मालूम ही है, R/S में R मालूम है, तो अब 3 टर्म मालूम हो गए, P/Q मालूम हो गया, R मालूम हो गया। तो बैलेंस ब्रिज कंडीशन से हम लोग जो अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास S है उसकी वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं। और कोई बात बच्चों? बिल्कुल बोलिए। वैल्यू क्या है?
तेज बोलिए थोड़ा। सर रेजिस्टेंस हम्म, आर की वैल्यू हाँ हाँ बोलिए रिया। हेलो। सर रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आपको दी जाएगी 10 ओम। अभी आप जब लैब में चलोगे तो आपको दिखाएंगे कि एक बॉक्स होता है, उसमें से 10 ओम 20 ओम या 50 ओम या 100 ओम का रेजिस्टेंस बाहर निकालते हैं, वो वैल्यू हमको नॉन होती है। और कोई क्वेश्चन? ओके सर। सर जॉकी क्या होता है? जॉकी होता है एक वायर नुमा स्ट्रक्चर जो आगे त्रिभुज जैसा मतलब तीर जैसा मुड़ा होता है। फिगर में भी आपको तीर दिखाई पड़ रहा होगा, एनसीईआरटी में ध्यान से देखिए तीर नजर आ रहा होगा। उसका नाम जॉकी है, बस उसे वायर के ऊपर घुमाया जाता है, सरकाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट है। और कोई चीज? सारा गुप्ता पूछिए। एक मिनट, हाँ बोले। सर रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पी बाई क्यू होगी। देखिए बैलेंस ब्रिज क्या होता है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो पी बाई क्यू हो जाएगा L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो L1 अपॉन 100 माइनस L1 इक्वल टू आर बाई एस। तो L1 भी मालूम है, R भी मालूम है, 100 माइनस L1 भी मालूम है, तो S की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके सर। और कुछ? वंदना आपको सुनाई पड़ रही है आवाज मेरी? यस सर। देखिए अब यही है, जब 11 बजे पढ़ा रहे थे तो सिग्नल इतना डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी कि सब कुछ होते हुए भी नहीं पढ़ा मिलता। अभी समय सिग्नल सही है, पढ़ाया जा रहा है। तो ये कुछ ऑनलाइन की प्रॉब्लम मैं इसीलिए दिखाना चाह रहा था कि कुछ प्रॉब्लम जहां आप लोग हैं वहां भी सिग्नल कम या ज्यादा हो सकता है। और कोई सवाल? अस्मिता त्रिपाठी कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर। अच्छा, अब ये कैसी तैयारी है आप लोगों की पहले दूसरे चैप्टर की, बताइए श्वेता पांडे। राखी आपको आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? अनम्यूट होके बताइए जरा, पहला दूसरा चैप्टर कैसे पढ़ रही हो? यस सर पढ़े हैं। अच्छा, आप सभी को मैं एक सूचना दे रहा हूँ जो आपके काम की है। टेस्ट तो मैंने लिया ही है, वो यस नंबर भी सर। मेरे पास ही हैं, लेकिन अब ध्यान सुनिए, जुलाई के पहले हफ्ते में, यस सर। पहले हफ्ते मतलब ये होता है कि 10 जुलाई से पहले आप लोगों की प्रथम एफए फर्स्ट एफए होगा जो ऑनलाइन ही होना है। इसलिए ये सूचना आप लोग अपने आप में बांट दीजिए, पर एक दूसरे को बता दीजिए। और जो ऑनलाइन डिवाइस हो मतलब जो भी स्मार्टफोन हो उसको तैयार रखिए, नेट भरवा लीजिए, परीक्षा आपको देनी ही देनी है। अब इसके फायदे मैं बता दूं क्या है। ऑनलाइन है, थोड़ा आसान पेपर बनाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बोर्ड जो कह रहा है होम, इस बार देखिए इंटर के नंबर यहीं से भेजे जा रहे हैं, जो असाइनमेंट बच्चों ने जैसे नंबर दिए हैं उस तरह से उसको नंबर भेजे गए हैं। तो इस बिल्कुल बोर्ड की तरह प्रिपेयर करिए। इस साल की जो स्थिति है अगले साल अच्छी भी हो सकती है स्थिति, इससे भयावह भी हो सकती है स्थिति। तो तैयारी कीजिए। जैसे आप लोग न्यूज में सुन रही होंगी डेल्टा प्लस आ रहा है, पता नहीं क्या रहेगा कैसे रहेगा। स्कूल फिलहाल अभी खुलने का कोई संभावना तो नहीं नजर आ रही है। तो ये पेपर जो है वो ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन में बढ़िया आप लोग परीक्षा दीजिए, बढ़िया नंबर मिले। सुनाई पड़ा सबको? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो जो थोड़ा सा 10 जुलाई से पहले मान के चलिए 7 8 या 5 6 कोई अनुमान है वो आपको बताया जाएगा, लेकिन एक शेड्यूल मैं बता दे रहा हूँ कि जुलाई के पहले हफ्ते में आपके सभी विषयों की फर्स्ट एफए होगा। एक दिन में 2 पेपर होंगे। हाँ, 11th में जो बच्चे हैं उनका, आप लोग 12th में पहुंच गए, आप लोग अपने आप को 11th में मत मानिएगा।
जो 11th में आपकी जान पहचान में बालिकाएं हैं उनको बता दीजिए उनका एफए नहीं होगा, क्योंकि उनका एडमिशन ही अभी नहीं हो पाया है। तो अपनी तैयारी करते रहें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में बढ़िया नंबर लाइए, जिससे आगे के रास्ते आसान हो। इस बार बोर्ड ने ये कहा है कि 10th 11 12 10th का 30%, 11th का 30% और 12th का 40%। तो 10th भी जोड़ा गया है, 11th भी जोड़ा गया है और फिर 12th भी। अभी एक बोर्ड ने दूसरा ऑप्शन भी दे दिया है कि जो बच्चे अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं पाए जाएंगे वो अगस्त में फिर से पेपर दे देंगे। तो ये तो देखिए रिजल्ट आने दीजिए 31 जुलाई को, और आप लोग सब लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। एक प्रक्रिया है, बोर्ड का फॉर्मेट तुरंत जारी हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन है, तो बोर्ड भी बहुत आराम से बैठा हुआ है, 10-12 दिन में वो सब करा लेगा। इसलिए जो चीज करना है उसको पोस्टपोन मत करिए। भविष्य में क्या संभावनाएं बनेंगी कुछ नहीं कहा जा सकता, खासकर इस पेंडेमिक के माहौल में। तो जो है उसकी तैयारी बहुत अच्छी करिए, और जो अवसर दिया जा रहा है ऑनलाइन टेस्ट का या जो परीक्षाएं होने जा रही हैं उसको आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए। ये मान के चलिए जो ऑनलाइन जो टेस्ट होगा आपका फर्स्ट एफए, तो पहले 2 चैप्टर होंगे। अगर तीसरा चैप्टर भी आने वाला होगा तो वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन 100% पहले 2 चैप्टर है। तीसरा भी पढ़ा ही चुके हैं, मीटर ब्रिज देखिए डिस्कस ही हो रहा है। एक हेडिंग और बचती है, पोटेंशियोमीटर। हाँ, अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर एफए में फिजिक्स में कितना चैप्टर आएगा? वही तो बता रहा हूँ, 2 चैप्टर तो तय हैं, फर्स्ट सेकंड, और तीसरे में अभी बातचीत हो रही है। अगर वो लोग ठीक है, हमने तो पढ़ा दिया है, अभी हमें एक लेक्चर की जरूरत है, हमारा पोटेंशियोमीटर पूरा हो जाएगा। विद्या मंदिर में अगर पढ़ा दिया जाएगा तो ठीक है, तीसरा नहीं तो आप पहले 2 मानो। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए। सर हाँ बोलिए रिया गुप्ता। असाइनमेंट वर्क, सर असाइनमेंट असाइनमेंट तो मैंने आपको दिया हुआ है ना, करने और असाइनमेंट का नोटिस आपको आपके क्लास टीचर ने आपको भी दिया होगा। हाँ दिया तो है असाइनमेंट, 3rd का नहीं आएगा। गाइड बुक कहते हैं। है 1 मिनट फिर से पूछो। सर जो आप हेलो, अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं। हाँ वो तो करना ही है, अब 1 जुलाई से सबमिट होना है। रोल नंबर 1 to 10 इस डेट को, 10 to 20 इस डेट को, 20 to 30 इस डेट को, ये सब चीजें हैं ना, नोटिस मिला हुआ है ना। हाँ तो उसको आप लोग करिए उसी हिसाब से। वो जो नोटिस आपके क्लास टीचर दे रहे हैं वो उसको आप पालन करना है। और किसी का कोई सवाल है? सर कॉपी भी चेक सर करवाने फेयर के कॉपी लिए नहीं। हाँ, और कौन चेक करेगा? फिजिक्स में और कोई विद्यालय में है नहीं जो चेक करे। अब देखिए जब बोर्ड ने इतनी बड़ी सहूलियत दे दिया है कि स्कूल के टीचर रिजल्ट बनाए, इससे बड़ा तो मैं नहीं समझता कि और कुछ भी छूट मिलने वाली है। अगर और कोई छूट मिलेगी तो वो आपको बताया जाएगा। सर वो रोल नंबर जो है वो 1 जुलाई को है मेरा, तो सर अगर 2 हाँ? तारीख को आएंगे। सर जो रोल नंबर है 1 से 8, हाँ, 1 से 10 नंबर है, तो वो मेरा 1 जुलाई को ही पड़ रहा है। तो तो सर क्या अगर हुआ, 2 जमा तारीख, करो। सर 2 वो आपके तारीख को क्लास आएंगे तो टीचर पे वो आपके क्लास टीचर पे डिपेंड करता है। वो मेरे पास कॉपियां आनी है 8 जुलाई को। अब आपके क्लास टीचर हैं कि वो पहली की जो रोल नंबर है, ये एक व्यवस्था बनाई जाती है जिससे स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, ज्यादा हड़बड़ाहट ना हो। समझे आप लोग, और कोई मतलब नहीं रहता है। तो व्यवस्था में आप लोग सहयोग कीजिए। और जो अभी तो आज कौन सी डेट है? सर 28। 28 है ना, अभी 2 दिन है, आप जमा करिए उस दिन। अगर नहीं जा तो फिर अपने अपने क्लास टीचर से आप लोग बात करिए कि आपके क्लास टीचर आपका क्या करेंगे। ठीक। सर आपने बोला था कि पेपर में पंच करके भी दे सकते हैं। हाँ तो क्या हुआ, दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आप किसी भी तरीके से दीजिए, लिखा हुआ होना चाहिए।
वो तो जब कॉपी मांगी जाएगी आप लोगों से तब आप कॉपी पे, ये तो अभी सिर्फ असाइनमेंट का नोटिस दिया गया है ना, तो जिस चीज का नोटिस है उस चीज को आप लोग फॉलो करो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। हाँ चलिए ठीक है, फिर अगली हेडिंग है पोटेंशियोमीटर। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, देखिए ये सबसे ज्यादा वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है। वर्सटाइल अंग्रेजी में एक मीन वर्ड है जिसका बहुत बढ़िया मतलब VERSATILE, वर्सटाइल। क्या किसी को हिंदी मालूम है इस शब्द की, वर्सटाइल की हिंदी क्या होती है? बताइए, एनी वन ऑफ यू which is present here can tell me the Hindi meaning of versatile? पोटेंशियोमीटर में आप पेज खोलेंगे तो पहली लाइन लिखी हुई है दिस इज, बोलिए आंचल। विभिन्न प्रकार। अच्छा है, और कोई जवाब? और कोई मतलब बच्ची? जिसके बहुत क्वालिटीज हो, बहुत सारी क्वालिटीज हो जिसकी। बहुत सारी क्वालिटीज है। चलिए और कोई बच्ची? देखिए वर्सेटाइल का मतलब होता है ऑलराउंडर, जैसे क्रिकेट में होता है ना ऑलराउंडर, बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है, अच्छी फील्डिंग भी कर सकता है, मतलब जो चाहे वो करा लीजिए। इसी तरह से हमारे फिजिक्स में पोटेंशियोमीटर है। अब ये पोटेंशियल भी मेजर कर सकता है, ईएमएफ भी मेजर कर सकता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकता है, तो इससे जो चाहिए वो काम कराइए। ये इसका खूबसूरती है, इसीलिए इसको बोला जाता है ये वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। पेज नंबर 122 पर एनसीईआरटी में इसका फिगर दिया हुआ है, आप लोग जरा उसे देखें ध्यान से, तो मैं इसे समझाना शुरू करता हूँ वो है क्या। पहले तो ये चीज है, ये मैंने बताया था पोटेंशियोमीटर कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़िए तो वो किस प्रिंसिपल पर बेस है ये पढ़ना चाहिए। फिर उसका काम क्या है, तो काम तो पहले ही बता दिया गया कि ये करता क्या क्या है। ये पोटेंशियोमीटर मतलब पहले जैसे पोटेंशियल है तो ये पोटेंशियल मेजर करेगा, ये किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ मेजर करेगा, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेगा, अगर दो सेल दिए हों तो उनका कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ भी मेजर कर लेगा। ये सारी चीजें इसमें है। अब इसका आप लोग प्रिंसिपल लिखिए, ये किस प्रिंसिपल पर बेस है, जरा ध्यान से मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, लिखना चालू करिए। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट potential difference across any part of a uniform wire is directly proportional to the length of that portion when a constant current flows through it. When a constant current flows through it. पढ़िए अस्मिता त्रिपाठी से क्या लिखवाया गया है। It is based on the principle that potential difference across any part of a uniform wire is directly proportional to the length of that portion when a constant current flow through it. वेरी गुड। इसमें ये बताया गया है कि किसी भी वायर के किसी भी पार्ट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो
वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में पाया जाता है यदि उस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है। मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट करंट फ्लो होने पर किसी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये रहा पोटेंशियोमीटर। अब जो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है इसकी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, बनाइएगा। परसों मेरा टर्न है, परसों ये चैप्टर आपका फिनिश कर देंगे। हाँ अनन्या, तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम क्या थी बताइए? जो मैंने सोल्यूशन भेजा था उसमें कोई दिक्कत आ रही है? सर वो सेकंड वाला समझ नहीं आ रहा था। सेकंड वाला कौन सा है? पढ़ो जरा। सर जो कौन मतलब सा है निगेटिव पे चारों सरफेस पे वो बताना। अच्छा, जो चारों सरफेस पे चार्ज जताना था ये जरा Yes, फिगर sir. से मैं आपको दिखा दूं। ये वाला क्वेश्चन जो था। यस हम्म यस अच्छा, सर। इसमें ये देखिए और बच्चे भी ध्यान सुने। ये पोटेंशियल है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नजर आ रहा है आपको। अब ये बाहरी सरफेस पे -20 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज और दे दिया गया। मतलब कैपेसिटर बनाया हुआ है और नेगेटिव प्लेट, एक क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। द नेगेटिव प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन ए चार्ज ऑफ -20 इंटू 10⁻⁸ कूलम। फाइंड द चार्जेस। मतलब ये आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, बिल्कुल कन्फिगुरेशन है। आपने बाहरी सरफेस पे इतना नेगेटिव चार्ज दे दिया, और तो अब चार्जेस क्या होंगे? देखिए, मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ये देखिए फिगर में भी माइनस क्यों नजर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट बनी कैसे होगी? यानी बाहर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तभी ये अंदर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, और ये बाहर हम इसे अर्थ कर देते हैं। ये आपने एडिशनल चार्ज इसे दे दिया। अब जो ये चार सरफेस नजर आ रही है आपको, 1 2 3 4। पहले सरफेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 फार्मूला बताया गया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, 2 एप्सिलॉन 0 A। अब ये देखिए नेगेटिव है इसलिए लेफ्ट होगा, और जहां पॉजिटिव चार्ज है इसलिए राइट होगा। अब 2 पर देखिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन पॉजिटिव है इसलिए ये राइट है, इसलिए सरफेस ये नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से ये देखिए E3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 लेफ्ट। E4 ये Q डैश, यहाँ Q डैश चार्ज है। Q डैश क्या होगा? Q डैश को इस पन्ने पे दिखाया गया है Q-20। ये क्यों लिखा गया है ये देखिए, क्योंकि ये -Q है तो इधर +Q, कैपिटल Q देखिए दिखाई पड़ रहा है ये आपको चार्ज, और ये इधर ये एडिशनल इन्होंने -20 इंटू 10⁻⁸ दिया हुआ है, और ये -20 इंटू 10⁻⁸ 2 एप्सिलॉन 0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कोई पॉइंट पर अंदर कंडक्टर के 0, इसलिए सबको जोड़ के 0 दिखाया गया है, सब वैल्यू रखी गई है, सॉल्व किया गया है, तो ये क्यू का आंसर है। एनीथिंग एल्स? अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं इसका वीडियो भी बना के भेज दूंगा फिर से। बताइए। सर आ गया। चलिए ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करते रहिए। अब क्लास खत्म कर रहे हैं, परसों आपके इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग होगी पोटेंशियोमीटर। आपको होमवर्क में सिर्फ आज पोटेंशियोमीटर का फिगर बनाना है। ये प्रिंसिपल मैं बता चुका हूँ, फिगर आप बनाएंगे तब मैं आगे तुरंत समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।